नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश किया। साथ ही प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे जो लाखों पूर्वज हैं उनकी कुर्बानी और तब से ये दिन देखने का मौका हम लोगों को मिला है और इस दौरान पीएम मोदी का भी उन्होंने आभार जताया। साथ ही प्रश्नकाल में विपक्ष के सवालों का जो है सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी उन्होंने पेश किया। बजट सत्र के प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए सवाल उठाए। वहीं बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने अपने हलके के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया। साथ ही और विधायकों ने भी अपने प्रश्न सदन पटल पर रखे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है और उससे पहले ही कांग्रेस में इस प्रस्ताव को लेकर भी 2 मत दिखने लगे हैं। एक तरफ इस प्रस्ताव पर हुड्डा समेत 26 विधायकों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन दूसरी तरफ तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने इस प्रस्ताव को नंबरों का खेल बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है, लिहाजा बिना आंकड़ों के अविश्वास प्रस्ताव लाना भाजपा को बोलने और अपनी बात रखने का मौका देना होगा। कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है और सरकार बहुमत में है, ऐसे में सरकार को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब विपक्ष ही अपने प्रस्ताव पर एकमत नहीं है तो कैसे अपने मुद्दे सदन में मजबूती से उठा पाएगा। एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमामय सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा के स्रोत हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी। यह सदन महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्री राम द्वारा स्थापित जन सेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये नंबर्स गेम होती है और मैंने पहले भी कहा है कि नंबर्स गेम के अंदर जो है हमारे नंबर्स तो पूरे हैं नहीं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे और उस बात के अंदर सारी बात हो जाएगी। उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, भी हमारे को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। यशपाल बत्रा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अंश वत्स जी आपके साथ करना चाहूंगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने की आप बात करते हैं, आज दूसरा दिन था, बजट सत्र की कार्रवाई का दूसरा दिन था। ऐसे में आप अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करते हैं, लेकिन इसको लेकर भी 2 मत देखे जा रहे हैं। किरण चौधरी जी कहती हैं कि भाई ये तो नंबर्स ऑफ गेम है, हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है, ऐसे में बीजेपी को बोलने देने का ही ये मौका होगा। क्या समझा जाए? देखिए, सबसे पहले तो कोई 2 मत नहीं है, पूरा पार्टी एक है और यही है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है जी। देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये जनता एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है जहां पे हम सरकार से कई ऐसे मुद्दों पर सवाल पूछना चाहते हैं। जो उन्होंने बात करी थी 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की, लेकिन आज हरियाणा में 2 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है, उस पर लेकर हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आज डबल इंजन के प्रदेश में आज क्यों हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी में अव्वल है। हम आज सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि भैया जो आज 1 लाख से अधिक जो अग्निवीर को आपने पक्का नहीं किया, आज वो अग्निवीर कहां जाएंगे। हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि भैया आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। जो हुड्डा जी के कार्यकाल में बेरोजगारी थी वो थी 2.9%, लेकिन आज खट्टर जी के कार्यकाल में बेरोजगारी दर है 9%। तो ये बेरोजगारी बढ़ी क्यों है। हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आज एनसीआरबी का आंकड़ा आता है और एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों में हरियाणा सबसे ज्यादा अव्वल क्यों है।
मोदी जी थे ना जिन्होंने बात करी थी कि बहुत हुई महिला पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज डबल इंजन के प्रदेश में आप महिलाओं के ऊपर अगर आप जो क्राइम्स उनको कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे आप एक अच्छी सरकार चलाने की बात करते हैं? जो गुड गवर्नेंस को लेकर कल गवर्नर जी ने बात करी थी, या खट्टर जी आज बात करते हैं, या तमाम इनके जो लोग बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, कहां गया गुड गवर्नेंस? अगर आप अपने ही आप कह रहे हैं कि आप सवाल उठाना चाहते हैं सरकार से, ठीक है, ये आपके सवालों को मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये जो सवाल आप उठाना चाह रहे हैं इसके लिए आपके जो कुछ विधायक हैं वो क्यों सहमत नहीं हो रहे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर ये तो और ही जो सरकार है उसको बोलने का मौका मिल जाएगा इस प्रस्ताव के जरिए। सर आप देखिए, मैंने भी आपका जो क्लिप था वो सुना, उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। तो ये तो आप तोल मटोल के बात पेश कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और असल बात यह है कि यहाँ पर बात हो रही है जनता की, यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार से आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मेरे को अच्छा लगा कि आप इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पे, लेकिन आज चर्चा होनी चाहिए कि भैया किस प्रकार से किसानों को आज हरियाणा में रोका जा रहा है। आज आपने ही अपनी हेडलाइंस में बताया कि भैया जो खट्टर जी है वो एक प्रस्ताव लाते कि भैया राम मंदिर पर चर्चा होगी, हमारे प्रदेश में राम मंदिर पर चर्चा होगी, अच्छी बात है, लेकिन क्या किसानों पर चर्चा का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था? आज किसान हरियाणा की दहलीज पर बैठे हुए हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको कीलें पहुंचाई जाती हैं, तमाम ऐसी चीजें लगाई जाती हैं, उनकी उस पर रोका जाता है उनको दिल्ली जाने से। क्या आज दिल्ली जाना किसानों के लिए क्या गुनाह बन गया है? आप मुझे एक चीज बताइए, नहीं एक सेकेंड, आप मुझे एक चीज बताइए, जब हमारी यूपीए के कार्यकाल में जब धरना हुआ था, जब अन्ना हजारे जी धरने पे बैठे थे, कब आपने ऐसे दृश्य देखे कि भैया उनको ऐसे रोका गया था? धरने तो पहले भी हुए थे, लेकिन कब आपने ऐसे दृश्य देखे कि भैया इतनी ज्यादा कीलेबंदी कर दी गई है कि हमारे आज हाल फिलहाल के भी ये जो प्रोटेस्ट दूसरा चला, इसमें 3 किसान हमारे शहीद हो गए। पहले प्रोटेस्ट में 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। आपने कब दृश्य देखा था कांग्रेस के कार्यकाल में? कांग्रेस में तो तमाम ऐसे लोगों सवालों का जवाब ले ले रहे हैं, आपके सवालों का जवाब ले ले रहे हैं। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। यशपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, वही एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है और उस पर 2 मत दिखाई दे रहे हैं। किरण चौधरी जी कह रही कि भाई ये नंबर्स ऑफ गेम है, इसमें सरकार को ही बोलने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस का कहना है कि भाई आप जो चर्चा है वो राम मंदिर पर कर रहे हैं, आप चर्चा किसानों पर नहीं कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करें तो आपने उसका जवाब पहले ही दे चुके हो कि किरण चौधरी जी ने कह दिया कि हमारे पास संख्या बल ही नहीं है, तो उसका अविश्वास प्रस्ताव लाने का फायदा क्या था? एक, और मैं तो कह रहा हूं कि विधानसभा के अंदर आप जब चुन के जाते हो, या किसी भी लोकसभा, विधानसभा या नगर निगम या नगर परिषद कहीं भी आप चुन के जाते हो, तो आपका कार्य सिर्फ फोकस पब्लिक के हितों के कामों के लिए तरफ जाना चाहिए, ना कि अविश्वास प्रस्ताव, ना कि दूसरी बातों की तरफ जाना चाहिए। इनके फर्स्ट डे से आज तक इनके दिमाग में बस सिर्फ एक ही बात है, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री सीट पे बैठा क्यों है? और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री बैठा क्यों, अविश्वास प्रस्ताव ला के अभी आपके सामने उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाना इनका काम तो जरूर है, लेकिन संख्या बल के मामले में इनको खुद को भी पता है कि इनकी संख्या बल कितनी है और किस तरीके से वो अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। और इतना ही समय अविश्वास प्रस्ताव में लाने में और जब उस पर डिस्कस करने से अच्छा है कि देश हित के अंदर, प्रदेश हित के अंदर क्यों ना कोई पॉलिसी बनाई जाती, इतने समय उसके अंदर क्यों नहीं दिया गया। दूसरी बात इन्होंने कही कि किसानों के हितों की बात करते हैं, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, किसान जो असली किसान है वो तो बैठा है घर। यहां तो राजनीतिक रूप में चाहे वो कांग्रेस है, चाहे उसके पीछे आप पार्टी है, जो बैक पे कार्य कर रहे हैं वो लोग जरूर आगे आ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने भी प्रस्ताव दिया है, चाहे एमएसपी के मामले में हो, चाहे वो दूसरे मामले में हो, चर्चा चल रही है, मीटिंग चल रही है, लेकिन कोई शरारती तत्व जो पीछे भी आपने देखा था, और जब वो दिल्ली कूच कर गए थे और लाल किले पे जाके किस तरीके से वो झंडे लहराए जा रहे थे, वो आपने देखा था, सारे देश ने देखा था। वो समय हम और हमारी सरकार, माननीय मोदी जी कभी भी वो समय दोबारा नहीं आने देंगे। जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा, जो देश के खिलाफ जाएगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन किसानों के हितों के लिए, किसान के हित के लिए, किसान के हितों के काम, जिस कार्य जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए माननीय मोदी जी दिए जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारी
जो स्कीमें मानने प्रदेश हमारे प्रदेश इससे पहले कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है बत्रा जी लौटूंगे आपके पास, तमाम सारी चर्चाएं हम करेंगे तमाम सारे मुद्दों पर। हमारे साथ कृष्ण कुटेल जी भी बने हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो। इसके बाद वत्स जी आपके पास आऊंगी, लेकिन कृष्ण कुटेल जी आपके लिए मेरा सवाल है ये कि भाई दूसरे दिन की कार्यवाही थी, सब कुछ चल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव की जहां तक बात की जाए तो दो मत होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। किरण चौधरी जी का अलग बयान है, उनका कहना है भाई नंबर्स ऑफ गेम है, ऐसे में सरकार को बोलने देने का ये मौका होगा इस प्रस्ताव के जरिए। और दूसरी तरफ किसानों की बात आ रही है, वही जो बीजेपी है वो कह रही है कि असली किसान अपने घर बैठे हैं और जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनके पीछे कोई शरारती तत्व, अराजक तत्व है। क्या कुछ पूरे मामले पर कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इनका किसानों के प्रति जो रवैया है वो निंदा योग्य है। क्योंकि पहले जब किसान एमएसपी को लेकर के और 3 कृषि काले कानून जो आए और जब जारी रखा तो इन्होंने किसानों को आंदोलनजीवी करार दिया। और अब जो इनके साथ वायदा किया गया था कि हम एमएसपी की गारंटी दे और ये ठोक करके, लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं अब मोदी की गारंटी कहां पर गई, जब उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी देंगे। और ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन वायदा पूरा करने का आंदोलन है, वो आंदोलन है। और जो किसान हैं और जो एमएसपी चाहते हैं, तो आज किसान सड़कों के ऊपर है और आपकी सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। और जिस प्रकार से जो है कि किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा ड्रोन के जरिए और प्लेटनेट गन यानी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्योंकि आज उसके द्वारा आंसू गैस इनका कहना है कि जो लाल किले में जो हुआ था इस चीज को दोहराने देना नहीं चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की जा रही है। ठीक है कुटेल जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। वत्स जी आपसे जाना, इनका कहना है कि भाई जो बॉर्डर पर बैठे वो असली किसान है ही नहीं, इनके पीछे इन्होंने कहा इनडायरेक्टली चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो। नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर वो असली किसान है नहीं तो उनके साथ ये मीटिंग का खेल क्यों रचा जा रहा है? अगर वो असली किसान है नहीं तो उनके साथ ये बार बार मीटिंग क्यों की जाती है? असल बात यह कि भाजपा की नीयत नहीं है कि उन किसानों को उनका अधिकार दिया जाए, क्योंकि वो किसान के साथ जब मीटिंग की जाती है तो उनको 3-3 घंटे वेट कराया जाता है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो लोग भैया किसान नीचे और इनके जो मंत्री हैं ये बड़े आका हैं, ये अपने समय के हिसाब से आएंगे, किसान कुछ है नहीं। अगर इनकी नियत होती किसानों को उनका अधिकार देने के लिए, तो जो लोग किसान नेता जो उनसे मीटिंग करते हैं, उनके जब मीटिंग खत्म होती है तो उसके बाद उनके अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं किया जाता है। असल बात यह है कि भाजपा उनसे बातचीत का सिर्फ एक रोंग रचने का काम कर रही है, क्योंकि अगर बातचीत से सारे मुद्दे हल हो जाते तो आप जो 1.5 साल जो आप 2.5 साल सॉरी आप जो बैठे हैं, आपने जिनको एक जुमला दिया था कि भैया हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, हम तमाम ऐसे उनके जो वादे हैं वो पूरे करेंगे, तमाम आपने 2.5 साल में क्यों नहीं किया? आज आप असलियत देखेंगे कि संसद को एक्सटेंड किया जाता है उसके कार्यकाल को, टर्म को, जब ये हाल फिलहाल का हुआ था बजट का। क्यों? क्योंकि राम मंदिर पर चर्चा करनी थी। अगर इनकी मंशा होती तो उस संसद को एक्सटेंड करके उसके टेन्योर को, और ये किसानों के मुद्दों को लेकर आते। किसानों ने क्या एक दिन पहले ये अल्टीमेटम दिया था कि भैया वो दिल्ली कुछ करेंगे? उन्होंने 1 महीने पहले बताया था कि वो 13 फरवरी को दिल्ली आएंगे, लेकिन 12 फरवरी तक उन भाजपा के कानों में जू नहीं रेंगती है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ किसानों को एक जुमला पेश करने की कोशिश करती कि भैया हम आपके लिए काम करेंगे, और 12 फरवरी को वो उनसे एक मीटिंग करती है और उसके बाद उनको क्या कहा जाता है कि भैया दिल्ली मत जाइए। अगर मीटिंग से ही सारी समस्याओं का हल होता तो आपने पिछले 2.5 साल में क्या किया था? असल बात यह है। और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भैया हम लोगों की से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। ये वही ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पे जब प्रेस वार्ता करी थी तो उन्होंने कहा था, जब उनसे भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कभी कभार भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण भी हो जाता है, कभी कभार जरूरी हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी जरूरी मजबूरी आ जाती है कि भैया किसी नेता को भ्रष्टाचार करना पड़ता है? एक सेकंड, बस एक चीज कहना चाहूंगा, बस एक लास्ट चीज।
और आज के जो विधानसभा का सत्र था उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया मिशन मेरिट पर क्या है रोजगार दिया जा रहा है। अगर मिशन मेरिट पर रोजगार दिया जा रहा है तो 30 से ज्यादा पेपर लीक हरियाणा में क्यों होते हैं, इसका जवाब आप दे दीजिए। ठीक है बत्रा जी, जवाब दीजिए। कह रहे कि अगर भाई मिशन रोजगार के तहत ही हो रहा है तो फिर आप ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। और दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि भाई अगर आप किसान ये असली है ही नहीं कह रहे हैं तो फिर आप मीटिंग का बहाना और मीटिंग की नौटंकी क्यों कर रहे हैं। देखिए ज्योति, मिशन जो रोजगार वाली बात करें तो रोजगार के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देना और हर काम को बिना पर्ची बिना खर्ची करने का उनका एक लक्ष्य है और वो टारगेट भी है। लेकिन जो पिछले 50-60 साल की कांग्रेस की जो प्लेटफॉर्म जो देन थी, जिस कांग्रेस ने 55 साल देश पे राज किया, उनकी जड़ें अभी तक भी चल रही हैं। और वो जो लोग पीछे नीचे रह के भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती। आज तक कभी आपने सुना था किसी आईपीएस को, किसी आईएएस को, किसी मंत्री को, किसी एमएलए को भ्रष्टाचार के अंदर अरेस्ट किया गया हो? मुझे तो 20 साल हो गए राजनीति करते हुए। मैं गुरुग्राम जैसे शहर का मेयर भी रह लिया, मैं 3 बार से नगर निगम के पार्षद भी रह लिया, मेरी धर्मपत्नी भी है। 20 साल तो मुझे राजनीति करते हो गए। मैंने पिछले 5 साल में जरूर देखा है कि इस कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल के अंदर कोई आईपीएस ने अगर कोई गलती की है भ्रष्टाचार के तो वो भी अरेस्ट हुआ, कोई आईपीएस है तो भी वो अरेस्ट हुआ। नहीं हुआ तो आप बताओ कि हुआ है कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन तो कांग्रेस को खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से आपने देश के अंदर फैलाया हुआ था, उनकी जड़ें अभी तक भी बची हुई हैं। उनको जड़ों को काटने के लिए समय लग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर इसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, इसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। एक बार सुन लीजिए बत्रा जी को। जी बत्रा जी कहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी की एक ही सोच है, सम्मान विकास, बिना पर्ची खर्ची के कोई भी जिसका अधिकार बनता हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। लाभार्थी कोई भी हो, किसी भी समाज का, उसको लाभ मिलना चाहिए। जो सरकार की पॉलिसी है वहां तक पहुंचनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प भी है, उसी दिशा के अंदर काम किया जा रहा है। कोई एक आदमी पूरे प्रदेश के अंदर एक आदमी को ये बता दे कि मुख्यमंत्री को इनेलो का कहना है, बत्रा जी इनेलो का कहना है कि भाई बात आंदोलन की जो हो रही है वो मोदी की गारंटी की बात हो रही है। अगर आपने एमएसपी की गारंटी दी थी तो उस बात को मानिए। ये इनेलो का कहना है। हर चीज हर बात चर्चा करने से बहुत सारे काम खत्म भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व भी होती हैं। लेकिन चर्चा करनी चाहिए पॉजिटिव सोच लेके। लेकिन उसके पीछे जिस तरीके से इनका बैकग्राउंड ये आप पार्टी और कांग्रेस कार्य कर रही है तो वो तो नेचुरल है। कुछ लोग उसके अंदर ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये समझौता हो भी ना। अब चर्चा चल रही है, मीटिंगें हो रही हैं और इनका रिजल्ट भी मैं तो मानता हूं कि पॉजिटिव आएगा। लेकिन दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे वो सरकार हो। दोनों तरफ से दोनों अगर पॉजिटिव दिशा में काम करेंगे तो जरूर ये पॉजिटिव रिजल्ट उसका निकल के आएगा। सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चर्चा आपसे जारी रखेंगे। कृष्ण कुटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी यशपाल जी जो कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो ईमानदार सरकार है, लेकिन जनता जानती है ये बहुत भ्रष्ट सरकार है। और एनसी में अपराध जो है कि वो बड़े हैं, घटे नहीं है। दूसरा जो है कि भ्रष्टाचार के मामले नित्य प्रतिदिन जो है कि वो सामने आ रहे हैं। और 2019 लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई ये जो बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे इनकी गिरफ्तारी जो है पिछले 5 सालों में ही हो रही है। देखिए ज्योति जी, 10 साल हो गए इनको शासन करते, सिस्टम को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। क्या इनको अधिकारी नजर नहीं आए? क्योंकि अधिकारी इन लोगों से मिले हुए हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग जब उनके खिलाफ बोल शिकायतें जनता के बीच में लेकर के जाते हैं तब इन लोगों को पता चलता है, तब एक्टिव मोड में आते हैं। लेकिन अन्यथा जो है कि उन लोगों के साथ मिलकर के जो है कि भ्रष्टाचार को जो है कि जैसा कि पिंजौर के गांव सूरजपुर के अंदर जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के लगाने के लिए जो जमीन दी गई थी और 1997 के पर्यावरण मामलों को देखते हुए वो जमीन बंद कर दी गई थी। उसके ऊपर कार्रवाई जो है कि वो सीमेंट जो है कि बनाने की फैक्ट्री को जो है कि बंद कर दिया गया था।
लेकिन उस जमीन को इस सरकार ने जो है कि इनके अधिकारी जो है वो बिल्डरों को जो है कि वो बेच रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? और दूसरा जीएसटी मामले में 13,794 करोड़ रुपए का जो मामला है, इन्होंने बड़ा घोटाला किया है। और अभी जो घोटाला चला, ये सब जानते हैं, ये जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, मजदूरों को खत्म कुटेल जी करेंगे इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा, भ्रष्टाचार पर भी चर्चा करेंगे। वत्स जी उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। वत्स जी अपनी बात रखिए। देखिए, सरकार की जब नीयत होती है तो उस पर चर्चा की जाती है, लेकिन ये सरकार की नीयत नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो चाहती ही नहीं है कि कोई सलाह मशवरा हो, ये बात बने। हाँ, मैं वही उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि जो मुख्यमंत्री मोदी जी थे वो ही प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे बड़े आलोचक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम पे वो कहते थे कि भैया किसानों को एमएसपी देनी चाहिए C2+50 के फॉर्मूले से, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट से। और वहीं जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि हम हलफनामा दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि भैया हम नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री मोदी जी तमाम ऐसे मुद्दों पर, चाहे वो बात हो प्राइस हाइक की बात हो, महंगाई की बात हो, चाहे वो बात हो किसी भी अन्य एक मुद्दे पे, तमाम ऐसे मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री की आलोचक बन जाते हैं मोदी जी के। आज बात हो रही है भ्रष्टाचार की। मैं आपको तमाम इन्होंने जो भ्रष्टाचार को लेकर बात की, मैं इनको कुछ इनके ही भ्रष्टाचार गिना देता हूं। नगर निगम का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको मैं बता देता हूं, लिक्वर स्कैम हुआ है, माइनिंग घोटाला हुआ है, धान घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले हुए। आप ये बता दीजिए आपने उस पर क्या कार्रवाई करी है? आज सरकार की अगर नीयत होती, मैं आपको अगर सरकार की नीयत होती तो हमारे यूपीए के कार्यकाल में हमने 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम किया है। वहीं भाजपा की सरकार ने क्या किया है? 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे डालने का काम किया है। क्या सरकार की नीयत है तमाम हर वर्ग के काम करने के लिए? आज असलियत यह कि हरियाणा प्रदेश को उन्होंने कई बार जलाने का काम किया है। नू हिंसा की बात हो या फिर राम रहीम का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला हो, जाट आरक्षण की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते जब हरियाणा प्रदेश को उन्होंने जलाने का काम किया है। समय की कमी है, इसीलिए आखिरी फाइनल कमेंट जो है बत्रा जी आपसे लेना चाहूंगी इन दोनों के सवाल के जवाब के साथ। घोटालों की लिस्ट उन्होंने रख दी। मैं तो घोटालों की बात करूं, इनसे ये पूछो आप कि कौन से घोटालों पे कार्रवाई नहीं हुई। एक कौन सा नगर निगम है जिसपे वो कह रहे हैं घोटाला हुआ है? वो फरीदाबाद का मेरे ख्याल ये कहना चाह रहे होंगे शायद, 200 करोड़ रुपए का घोटाला। उनके खिलाफ सारे अधिकारी जो उसमें थे आज तक भी उन पे कार्रवाई, जो बच गए उन पे कार्रवाई, और कुछ अरेस्ट हो गए और कुछ हाई कोर्ट से जमानत पे आ चुके हैं। और भी ऐसे कोई भी भ्रष्टाचार के अंदर अगर वो उजागर हुए हैं उन पे कार्रवाई हुई है। अगर उसके बाद भी अगर इनके पास कोई एविडेंस के साथ किसी भी भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, चाहे वो सरकार में है, चाहे सरकार के बाहर है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो मंत्री है, कोई भी है, तो वो एविडेंस के साथ मैं चैनल पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एविडेंस के साथ हमें दें। ये कार्रवाई की मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी गारंटी कांग्रेस के सरकार में इन्होंने के टाइम में बताइए कभी हुआ करती थी ऐसी गारंटी? बैठे बैठे गारंटी दे दी जाए, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं। बिना तथ्यों के बात करना। एक और गारंटी बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन था और ये दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल में कई अहम मुद्दे उठे और अविश्वास प्रस्ताव पर अब 22 फरवरी को चर्चा होनी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार। Look, I can download a song